मोहित पिदल साहब, लोधी साहब ने जिस तरह से बात की OIC के कल के इजलास में जो दमदार आवाज़ें नजर आएंगी, तुर्की के समेत पाकिस्तान की आवाज़ होगी। अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जब दौरा किया है सऊदी अरब का, तो बड़ी तवक्कुआत ये भी थी कि जब वो तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे तो डेफिनेटली इसराइल के बारे में भी बात होगी, मगर वहाँ पर इसराइल के बारे में बात तो कोई नहीं हो सकी। अब कल की आवाज़ कितनी दमदार होगी फिर? वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स के नई वीडियो आपने देखी और मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी जानकारी देने आया हूँ कि पाकिस्तान की अनकट डिबेट्स, जिसमें आपको डिटेल्ड पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें पाकिस्तानी क्या इंडिया के बारे में खुराफात सोचते रहते हैं और कैसे चौधरी बनने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया में, जो वो कभी नहीं बन पाए। सो वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल ऑल इंडिया टाइम्स को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। देखिए, अगर वहाँ इसराइल के हवाले से बात नहीं हुई, बात वैसे थोड़ी सी हुई भी है, आपके कह सकते हैं कि जॉइंट कम्युनिके में भी जिक्र है फलस्तीनियों का। अच्छा। और उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर के मिलने के बाद अगले 48 घंटे में सऊदी अरब ने, चूंकि ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई मस्जिद अक्सा के हवाले से और फलस्तीन के हवाले से, कि इस सऊदी अरब की हुकूमत ने कम से कम 2 दफा एक पोजीशन जरूर ली है इसराइल के हवाले से, फलस्तीनियों के हवाले से। लेकिन हम इस इशू पे आ जाएंगे कि यहाँ पर तो जो इस वक्त सूरत हाल है, इसका एक मखसूस किस्म का बैकग्राउंड है। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी वो चूंकि बहुत प्रो इसराइल थी और वो उसने इसराइल का जो ईस्ट जेरूसलम को अपना दारुल खलाफा बनाने वाला स्टेप था, जो इक़दाम था, उस इक़दाम को वो खुल के उसकी हमायत भी करते थे। जो मौजूदा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो तजब्ब का शिकार है, वो उस तरह से प्रो इसराइली नहीं है। वो ईरान को भी एंगेज करना चाहती है और सऊदी अरब और GCC कंट्रीज पे अपनी रिलायंस को भी कम करना चाहती। तो इसराइल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसमें अमेरिका को खुल के इसराइल की मदद दोबारा से करने का ऐलान भी करना पड़ गया है। अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। हकीकत यह है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसराइल के इन इक़दामात को कोई अच्छी तरह से नहीं देखती। वो बड़े परेशान है कि इसराइल मसलसल एक सूरत हाल, मजीद से मजीद सूरत हाल को खराब करता चला जा रहा है। और इसराइलीज को ये खतरा था कि ईस्ट जेरूसलम में वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और जहां उन्होंने जो गाजा और जो वेस्ट बैंक है उसमें अब तकरीबन 5 लाख के करीब इलीगल सेटलर रहते हैं, क्योंकि शुरू में ये 1 लाख से भी कम थे और जब ये सेटलमेंट शुरू हुई थी 1967 में तो ये सिर्फ 1200 या 1300 या 1400 सेटलर होते थे। अब उनको खतरा ये है कि कहीं ईस्ट जेरूसलम पे कोई पोजीशन डेवलप ना कर जाए और इससे पहले कि अमेरिका ये कोई तनकीदी पोजीशन ले ईस्ट जेरूसलम के हवाले से या अमेरिका और ईरान में ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, वो चाहते हैं कि पूरे माहौल को गंदा कर दें। अच्छा। और उन्होंने, जैसे जान साहब ने एक्सप्लेन किया, कि उन्होंने बहाना उठाया, असल में हो ये रहा था चंद दिन पहले, कि ईस्ट जेरूसलम से मजीद फलस्तीनियों को इवेक्ट करना और सेटलमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, जिसमें फलस्तीनी रेजिस्ट कर रहे थे। फलस्तीनियों को सजा देने के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए इन्होंने मस्जिद अक्सा के ऊपर ये हमला किया। इनको पता था कि मस्जिद अक्सा पे आप 27 रमज़ान पे एग्रेशन करेंगे तो पूरी मुस्लिम दुनिया अफ्लेम हो जाएगी, और मुस्लिम दुनिया के अफ्लेम होने से, रद्द-ए-अमल होने से और हमास के रॉकेट मारने से, जो कि इसराइल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाते, इसराइलीज को भी मौका मिल गया कि वो इसको एक जंग की शक्ल दे रहे हैं। उन्होंने 9000 के करीब ट्रूप्स जो हैं वो गाजा और वेस्ट बैंक के बॉर्डर पे इकट्ठे किए हुए हैं। 9000 रिजर्विस्ट को उन्होंने कॉल कर लिया है और वो ये थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर फलस्तीनियों ने रॉकेट मारने बंद न किए और कोई हल ना निकला तो हम दोबारा से मिलिट्री ऑक्यूपेशन कर लेंगे, ये इलाकों के अंदर घुस जाएंगे। और जैसे कि जान साहब ने कहा, ये जंग वंग तो खैर बिल्कुल नहीं है, ये तो एक यूनिलैटरल एग्रेशन है। सो फलस्तीनियों की कमर तोड़ने के लिए, अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को डिफेंसिव पर डालने के लिए, अरबों को दिखाने के लिए कि तुम सब लोग कितने हेल्पलेस हो, अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन पैदा करने के लिए, बिकॉज इसराइली लॉबी को मजीद स्ट्रेंथ दी गई है। हर दफा उनका वो एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिससे लगता है कि इसराइल खतरे में है। अगर आप हमारे ज़राए इब्लाग को छोड़ दें, टर्किश ज़राए इब्लाग को छोड़ दें, अरब ममालिक को छोड़ दें, तो अमेरिका के अंदर की ज़राए इब्लाग हैं, यूरोप की जो ज़राए इब्लाग हैं, वो ऐसे लिख रहे हैं जैसे इसराइल की सालमियत को खतरा हो गया है, क्योंकि 6 इसराइली भी मारे गए हैं हमास के रॉकेट्स में। इसमें गालबन एक बच्चा भी है, एक सोल्जर भी है। तो अब वो उसकी ये पिक्चर दिखा रहे हैं। और आपने देखा कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको अपना दौरा ऑस्ट्रिया का, वियना का कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज वियना के अंदर उन्होंने इसराइल के झंडे सॉलिडारिटी में लहराए हुए हैं। तो अक्सर यूरोपियन ममालिक के इस किस्म के हालात है, ये एक सोची समझे तरीके से इसराइल की हुकूमत जो है वो ये इक़दाम कर रही। ठीक है, लेकिन निज़ामी साहब, आपको लगता है कि इसराइल ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, जो हिकमत अमली उन्होंने सोची थी, उसमें कामयाब हो गए? और मुसलमान खासतौर पे अरब ममालिक, उन्होंने कहा था वो बिल्कुल इस तरफ लग जाएंगे, घेरे में आ जाएंगे, इनकी कमर तोड़ी जाएगी फलस्तीनियों की, क्या वो इसमें कामयाब हो गए? किसी हद तक तो मेरा ख्याल है कि कामयाबी हुए। इसराइल जो है उन्होंने जो चाहते थे
وہ پیر زادہ صاحب نے بھی ایکسپلین کیا، وہ جو ان کے ٹارگٹ تھے وہ انہوں نے اچیو کیے ہیں اس کے ذریعے امریکہ کے ساتھ جو معاملات تھے۔ اب امریکہ میں جو بائیڈن ہیں وہ ہیومن رائٹس کے طور پہ کارٹر کا ماڈل فالو کرتے ہیں، ناٹ ایگزیکٹلی کارٹر لیکن کسی حد تک اب ان کو بھی مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا ہے اسرائیل کا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یعنی یہ اسکواش ارتھ پالیسی جو ہے ان کی فلسطینیوں کے خلاف یہ جاری و ساری رہے گی، اور یہ جو عرب ممالک نے تسلیم کیا ہے اسرائیل کو، یہ ان کی کوئی طاقت نہیں بتاتی بلکہ کمزوری بتاتی ہے کہ ان کی پستول رکھ کے گن پہ ان کو ان سے کروایا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ غیر مشروط ہم یہ جو ممالک ہیں یہ اسرائیل کو کر رہے ہیں، سپورٹ تو نہیں کر رہا لیکن تسلیم تو کیا انہوں نے۔ اور جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے، اب یو اے ای تو ہمارے پر زور دیتا رہا بہت حد تک، اور سعودی عربیہ کہ آپ بھی یہ نیک کام کریں، شکر ہے پاکستان نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ آج بڑی پوزیشن جو ہے خراب ہوتی، اور پاکستان میں پاکستانی حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہوتے اگر یہ ہوتا۔ اب معاملہ جو ہے یہ بات یہ ہے کہ عوام کو بھی موبلائز کرنا چاہیے اس میں۔ اب برطانیہ میں اور یورپ میں ذکر تو ہوا ہے لیکن وہاں بڑی بڑی ڈیمونسٹریشنز فلسطینیوں کے حق میں بھی ہو رہی ہیں امریکہ کے وقت میں، اور پاکستان میں جب یہ نہر سویز کا انویژن کیا انگریزوں نے تو بہت بڑی بڑی ڈیمونسٹریشنز ہوئی تھیں پرو ایجپٹ، اور وہ والی صورتحال نہیں ہے کہ عوام موبلائز کریں، عوام آئیں اور وہ بات کریں فلسطین کی، اس کا اپنا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ہوگا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شاہ صاحب کہا جاتا ہے اور بالکل ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ مسلمان کے اوپر کہاں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے پر ظلم ہو رہا ہوگا تو دوسرا مسلمان بھائی اٹھ کھڑا ہوگا، اس کی مدد کرے گا، مگر یہاں تو بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو کھلے عام نہ صحیح مگر کسی حد تک تسلیم کیا ہے۔ بات مذہب سے ہٹ کے اگر صرف انسانیت پہ کی جائے تو کیا آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ تعلقات ضروریات کی بنیاد پر اب ہیں نہ کہ مذاہب اور کسی اور معاملے پر؟ یہ ٹھیک ہے، تعلقات ضروریات کی بنیاد پر ہیں مسلمانوں کے۔ صحیح۔ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سمجھنے کی بات ہے، جو عرب ممالک تو بالکل ہی سمجھ رہے، باقیوں نے کم سمجھا ہے، اسرائیل کوئی عام طرح کی ریاست نہیں ہے، یو اے ای کی طرح کی، نیپال کی طرح کی، بنگلہ دیش کی طرح کی، ایک ریاست ہے جو ایک نظریے پر قائم ہوئی، آئیڈیالوجی پر قائم ہوئی، آئیڈیالوجی پر برقرار ہے، آئیڈیالوجی پر آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے کبھی اپنے عزائم کو چھپایا نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کی جو موجودہ سرحد ہیں وہ اس تک محدود نہیں رہنا چاہتے، اور ان کے ایک عزائم ہیں پورے خطے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں کم از کم پاکستان کو یا سعودی عرب کی جو فیصل جیسی قیادت تھی ان کو احساس تھا کہ ان کے کچھ عزائم ہیں تو ہمارا رویہ بالکل مختلف ہوتا تھا۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جی پاکستان کا ماضی میں کون سا دور ایسا رہا ہے، وہ انہوں نے شاہد امین صاحب نے ایک دور کی بات کی، بھٹو صاحب کو جو دور تھا، آپ دیکھیں نا 1973 کی جنگ ہوتی ہے، عرب وار جو ہے، عرب اسرائیل وار جو ہوتی ہے، پاکستان تازہ ٹوٹا تھا، تقسیم ہوا تھا، ہم بہت کمزور ہو گئے تھے، فوجی حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی، سفارتی حوالے سے بھی۔ اس کے باوجود پاکستان کا اس میں کردار تھا اور بھرپور قسم کا کردار تھا۔ سفارتی سطح پر جو OIC کی پاکستان میں میٹنگ ہوئی 1974 میں، سربراہی کانفرنس ہوئی، اس میں ہمارا بہت بھرپور قسم کا کردار تھا، ہم اس وقت یہ کردار ادا کرتے تھے۔ آج عمران خان صاحب ماضی کے حکمرانوں کے مقابلے میں کم از کم ضیاء الحق سے لے کر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تک کا دور جو ہے اس سے مقابلہ کیا جائے تو عمران خان بہتر انداز میں یہ کشمیر کا ایشو اور فلسطین کا ایشو اٹھا رہے ہیں۔ لیکن وہ چیز جو سوچ بھٹو صاحب کے یا اس سے پہلے جو ہمارے حکمران تھے یا ہمارا سفارت خانہ تھا، وہ سوچ ہماری وزارت خارجہ کی وہ اب نہیں رہی۔ جو بات مشرف نے کہی تھی پاکستان فرسٹ کی کہ ہم صرف اپنے اندر دیکھیں گے، باہر ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ابھی بھی پریویل کر رہی ہے اور ہماری سوچ یہی ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اسرائیل بھی اٹھا رہے ہیں، انڈیا بھی ہمیشہ اٹھاتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کو اپنے اندر تک محدود نہیں رکھتے، باہر تک رکھتے ہیں،
हम अपने आप तक महदूद हो जाते हैं। इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं बन रहा और OIC तो वैसे ही एक मुर्दा तंजीम हो चुकी है। अब कल देखना ये है कि हमारा वहाँ तर्ज अमल क्या होता है और हम इस मामले को किस अंदाज में पेश करते हैं। मुझे अंदाज़ा जो है वो ये है कि इस वक्त जो तुर्की के सदर अर्दोगान हैं वो इस मामले में अगरचे तुर्की ने तस्लीम कर रखा है, जी जी बिल्कुल, उसके बावजूद तुर्की का तर्ज अमल आज तक जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है, अरबों के मुकाबले में भी और बाकी ममालिक के मुकाबले में भी, कि उसने खुल्लम खुला उस जारहियत की सिर्फ मजम्मत नहीं की, फ़लस्तीनियों का खुलकर ईरानियों की तरह साथ नहीं दिया, बल्कि ईरान जो इसराइल के अज़ाइम हैं उनको भी भांपा है, उनको भी जांचा है, उनको वाज़े करने की कोशिश की है। बिल्कुल, तो यही नुक्ता नज़र और तर्ज अमल हमारा होना चाहिए। और अगर OIC उसी तरह मुर्दा घोड़ा बनी रहती है तो कल फिर हमारा तर्ज अमल ये होना चाहिए कि हम ईरान के साथ, तुर्की के साथ, अगर मलेशिया की मौजूदा क़यादत तैयार होती है, क्योंकि महातिर मोहम्मद तो उस बारे में वाज़े थे, लेकिन मौजूदा क़यादत का मामला वो नहीं है, तो हमें एक नया लाहे अमल देना चाहिए। इरशाद साहब, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर भी हमें नजर डालनी होगी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।